बोलते हैं वेस्टर्न, जब हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं ना, वो काउंसलिंग देते हैं, वो अलग है। इसमें योगिक काउंसलिंग में हम योगा को जुड़ रहे हैं काउंसलिंग के साथ साथ। कैसे हम योगा को जुड़ेंगे, कहाँ जुड़ेंगे, किसको जुड़ेंगे, क्यों जुड़ना चाहिए, ये सब हम देखेंगे योगिक काउंसलिंग। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ योगिक काउंसलिंग। काउंसलिंग किसको देना चाहिए, जो काउंसलिंग करते हैं उसका क्या गुण होना चाहिए, आपको काउंसलिंग करने के लिए आपके अंदर क्या गुण होना चाहिए, ये सब हम देखते हैं योगिक काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसके अंदर बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगा, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स आएगा। हम सिर्फ इसको ब्रीफ में देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसको बोलते हैं योगिक काउंसलिंग को बोलते हैं योग विमर्श। योग विमर्श और योगिक काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरा IAYT में। यो इंटीग्रेटिव अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है योगिक काउंसलिंग। क्यों इंपॉर्टेंट चीज है? जब आप आसन सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं लोगों को, जब लोगों को बहुत सारा बीमारी होते हैं और उनको योगा थेरेपी सिखाते हैं, उनको ये पता चलना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ये आसन क्यों कर रहा हूँ, मैं योगा क्लास के लिए क्यों आ रहा हूँ, मुझे इसका ज़रूरत क्या है, मुझे अगर डायबिटीज़ है मुझे क्यों करना है योगा। वो बोलेंगे ना मैं दवाई ले रहा हूँ, मुझे योगा लेने का कुछ ज़रूरत नहीं है, योगा करने का ज़रूरत है, मैं दवाई दे रहा हूँ, इतना इतना दवाई दे रहा हूँ, इंसुलिन ले रहा हूँ, मैं क्यों योगा करूँ। आपको पता चलना चाहिए कि आपको बोलना है पेशेंट को ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपको करना है। उसके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जो भी करवाएंगे IAYT में, आसन करवा दिया, क्रिया, डाइट, कोई भी करवा दिया, प्राणायाम, मेडिटेशन, आप योगिक काउंसलिंग के द्वारा बताएंगे इसको ज़रूरत क्या है। ठीक है, सो योगिक काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस है समझाना। कैसे समझाएंगे? प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद समझाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर बाद में एप्लीकेशन ऑफ द विजन ब्रिंग नेसेसरी नोशनल करेक्शन। सबके अंदर अविद्या होता है। हमें क्यों डिसीज क्यों आता है? क्योंकि हम इंद्रिय के पीछे भागते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लेश। पतंजलि योग सूत्र में क्लेश के बारे में बताया ना, कितना प्रकार का क्लेश होता है? पांच। क्या, कौन कौन? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अभिनिवेश, क्लेश। अविद्या मतलब क्या है? मिथ्या ज्ञान। एक क्लेश क्यों होता है? क्लेश का कारण क्या है? अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न विदारणाभ्याम, ये पतंजलि ने बताया। अविद्या के वजह से हमारा क्लेश बढ़ रहा है, वो है राग, द्वेष, अभिनिवेश और अस्मिता। राग मतलब क्या है? व्हाट इज राग? इच्छा। मैं बताऊंगा, भगवत गीता में भी इसके बारे में बताया। इस मोबाइल के ऊपर मेरा इच्छा बढ़ रहा है दिन भर दिन। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, किसी चीज के ऊपर हमारा इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ना, प्यार बहुत ज्यादा लगना, इसको बोलते हैं राग। द्वेष मतलब क्या है? अवर्शन, गुस्सा। अगर किसी ने मुझे कुछ किया, उसके ऊपर गुस्सा इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। अगर वो चीज मुझे नहीं मिला, बहुत गुस्सा आएगा। राग, द्वेष। अस्मिता मतलब क्या है? अस्मिता, अस्मिता मतलब अहम, ईगो, उसको बोलते हैं अस्मिता। मैं सबसे बड़ा हूँ, सब मुझे सुनना चाहिए, ये सब मेरा है। ठीक है, अस्मिता। अभिनिवेश मतलब क्या है? मृत्यु का भय। मृत्यु का भय। अगर मैं ये करूँ तो मुझे कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगर सुबह जल्दी उठने से मेरा शरीर को हानिकारक होगा, अगर ये खाने से अगर मुझे कुछ हो गया तो नेगेटिव थिंकिंग या मृत्यु का भय, कुछ भी करने से मुझे कुछ हो जाएगा, ये मृत्यु का भय, ये सब है क्लेश। ये राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश का मूल कारण है अविद्या। मतलब हमें ठीक से जानकारी नहीं, लैक ऑफ नॉलेज। हमें जानकारी इतना अच्छे नहीं। नॉलेज कहाँ है? विज्ञानमय कोशा में। तो जब विज्ञानमय कोशा वीक हो जाता है, हमारा क्लेशा बढ़ जाता है। जब हमारा ज्ञान घट जाता है, क्लेशा बढ़ जाता है। अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता। जब विद्या आएगा, अविद्या को विद्या रिप्लेस करेगा, ज्ञान आ जाएगा, तब क्लेशा नहीं रहेगा। तो योगिक काउंसलिंग आपको विद्या देता है, अविद्या को मिटा देता है। ठीक है, समझ में आ गया? वो अविद्या और विद्या विज्ञानमय कोश का एक अंतर्गत एक चीज है। तो नेसेसरी नोशनल करेक्शन करना है आपको, जो सही है, क्या गलत है, क्या सही है, इसको करेक्शन करने के लिए विज्ञानमय कोशा या नोशनल करेक्शन या योगिक काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया इंडिविजुअल योगिक काउंसलिंग करने के टाइम पे हम क्या करते हैं? अगर किसी को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, उसको लेके जाते हैं, बिठाते हैं, उसको पर्सनली बात करते हैं, क्या है क्या नहीं है।
और एक हो गया ग्रुप काउंसलिंग, लोगों को बिठा के ग्रुप में बताना, ग्रुप में काउंसलिंग करना, ग्रुप में क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, उसको कैसे ठीक करना चाहिए। नहीं तो जिंदगी के बारे में बताना, जिंदगी में क्या क्या गलतियाँ होता है, हम रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं ना, अच्छा क्या गलत है क्या सही है, वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। वो हो गया यौगिक ग्रुप काउंसलिंग। एक हो गया इंडिविजुअल काउंसलिंग, पर्सनली बात करना इंडिविजुअल काउंसलिंग हो गया, और ग्रुप में बात करना ग्रुप यौगिक काउंसलिंग हो गया। ठीक है, तो पहला हमने देखा यौगिक काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर विद्या अविद्या नहीं मिटा तो योगा करने की फायदा नहीं है। तो यौगिक काउंसलिंग में क्या करना है, नोशनल करेक्शन करना है, अविद्या को विद्या से रिप्लेस करना है। फिर बाद में हो गया इंडिविजुअली करते हैं या ग्रुप में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया लेक्चर्स। एक ग्रुप काउंसलिंग में क्या है, लेक्चर। अभी मैं आपको ग्रुप काउंसलिंग दे रहा हूं, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, आपको कुछ बता रहा हूं। अभी योगा क्लास में भी क्या हो रहा है, सर आपको कुछ सिखा रहा है, आपको बता रहा है। तो लेक्चर जब आपको नॉलेज मिलता है, जब नॉलेज मिलता है क्या हो रहा है, आपको ज्ञान मिल रहा है। तो ज्ञान मिल रहा है तो क्या हो रहा है, आपका अविद्या कम हो रहा है। रोज आपको दिन भर दिन आप योगा के बारे में कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, है ना। इससे क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि क्या असली योगा है, क्या योग नहीं है। तो आपका नॉलेज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, आप लेक्चर सुन रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सप्लोर देमसेल्व्स टू होलिस्टिक विजन ऑफ लिविंग। तब आप भी आपके पब्लिक के सामने जब लेक्चर्स देते हैं, छोटी छोटी बातें पे, छोटा छोटा टॉपिक्स पे आप लेक्चर्स देते हैं, उनको भी ज्ञान मिल जाता है, उनको भी पता चलता है क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कुछ भी करते हैं, पता नहीं चलता क्यों कर रहा हूँ, आपको क्यों, वाई ऑफ एवरीथिंग शुड बी नोन। मैं क्यों योगा कर रहा हूँ, हाँ योगा करना अच्छा है, हाँ अच्छे खाना अच्छा है, क्यों योगा करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटीज ऑफ ए टीचर, जो टीचिंग करते हैं उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए, ये बताया गया भगवद गीता में। तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। टीचर का 2 क्वालिटी है, स्टूडेंट का 3 क्वालिटी और टीचर का 2 क्वालिटी। स्टूडेंट का कौन सा 3 क्वालिटी है, प्रणिपाता परिप्रश्न सेवा, ये 3 क्वालिटी है स्टूडेंट का। प्रणिपाता परिप्रश्न और सेवा। प्रणिपाता मतलब सरेंडर, अपने आप को अर्पण करना, नॉलेज के द्वारा अपने आप को टीचर के लिए अर्पण करना, प्रणिपाता। परिप्रश्न, क्वेश्चन पूछना। ये नहीं है कि टीचर को क्वेश्चन पूछेंगे ये पता करने के लिए टीचर को पता है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं। हमें कुछ डाउट है, उसको डाउट को मिटाने के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं, वो है परिप्रश्न। सेवा, सर्विस, नॉलेज मिलने के बाद क्या करना चाहिए, सर्विस करना चाहिए। प्रणिपाता परिप्रश्न सेवा। और टीचर का कौन सा 2 क्वालिटी है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। टीचर को 2 चीज़ आना चाहिए, एक है थियोरिटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, दोनों होना चाहिए। टेक्स्ट बुक का नॉलेज भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल का भी नॉलेज होना चाहिए। मैं इधर आपको सिखा रहा हूँ वो सब थियोरिटिकल नॉलेज है, मैं थियोरी पढ़ा रहा हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, नोट्स लिख रहे हो, इधर आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, ये हो गया थियोरिटिकल नॉलेज। आप हॉल में क्या करते हैं, प्रैक्टिकल। तो एक टीचर को 2 थियोरिटिकल नॉलेज भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। ये 2 क्वालिटी ऑफ टीचर है। स्टूडेंट का कितना क्वालिटी है, 3। कौन कौन सा, परिप्रश्न और सेवा। टीचर का कौन सा 2 क्वालिटी, थियोरिटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, जब आप योगा सिखाते हैं आपको दोनों थियोरिटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों होना चाहिए। मुझे सिर्फ थियोरी आता है, मुझे प्रैक्टिकल नहीं आता है, कोई फायदा नहीं है। मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल आता है, थियोरी नहीं आता है, कोई फायदा नहीं। ठीक है, प्रणिपाता मतलब सरेंडर, सरेंडर, अपने आप को अर्पण करना, समर्पित करना। बिल्कुल, टीचर के लिए, गुरु के लिए समर्पित करना, नॉलेज के लिए समर्पित करना, डेडिकेटेड रहना। ठीक है, ये हो गया क्वालिटीज ऑफ ए टीचर, क्वालिटीज ऑफ ए स्टूडेंट। देन आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। नॉलेज पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए 3 चीज़ की जरूरत है, श्रवण, मनन, निदिध्यासन। निदिध्यासन, श्रवण, मनन, निदिध्यासन। आपको कुछ नॉलेज मिलना है, आप कुछ सीख रहे हो, आप कुछ नॉलेज पा रहे हो, आपको 3 चीजें करना है नॉलेज पाने के लिए। श्रवण, अच्छे से सुनना, ठीक है। जब आप सुन रहे हो, कोई नॉलेज पा रहे हो, आप ब्रेन को पूरा एम्प्टी करना है, पूरा। अगर आपका कॉफी का कप भरा है, मैं कुछ कॉफी डाल सकता हूँ उसके अंदर, क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक है। जब आप काली कप लेके आते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, कॉफी भर सकता हूँ। जब आप नॉलेज सीख रहे होते हैं, आपका मन पूरा खाली होना चाहिए,
ताकि मैं कुछ बोलूं और आप कुछ रिसीव करें। जब मैं बोल रहा हूं आपके मन के अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है, क्या हो जाएगा? सब ऊपर चला जाएगा। श्रवण, अच्छे से सुनना। ए गुड टीचर इज ए गुड लिसनर, ए गुड डॉक्टर इज ए गुड लिसनर। आप पेशेंट को बैठ के उनका प्रॉब्लम सुनना चाहिए। आपको पहले पेशेंस होना चाहिए। सोचिए आपके पेशेंट को इतना प्रॉब्लम है, अब पेशेंट बता रहे हैं अरे मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आप सुन नहीं पा रहे हो, पेशेंस ही नहीं है। आप बोलेंगे अरे यार तू मेरे पास इतना प्रॉब्लम है, मत बताओ मुझे। पेशेंस नहीं, आप सुन नहीं पा रहे हो। तो श्रवण, ये तीनों क्वालिटी अर्जुन का क्वालिटी है। महाभारत में अर्जुन का 3 क्वालिटी है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। जो कृष्ण भगवान ने बताया अर्जुन ने चुपचाप सुना। अर्जुन ने बीच में नहीं बोल रहा था। जब अर्जुन ने पहला प्रश्न किया, फिर बाद में कृष्ण उत्तर दिया। जब कृष्ण उत्तर दे रहे थे अर्जुन चुपचाप, फिर बाद में प्रश्न। ठीक है, श्रवण। फिर हो गया मनन। अब जो भी सीखे जाते हैं उसको मनन करना चाहिए। जो भी सीखे जाते हैं वो सब बुक के अंदर होता है। इधर क्या गया? कुछ नहीं गया। तो जो भी आप सीख रहे हैं रोज, आपको आंख बंद करके उसको रिवाइज करना चाहिए। जब तक हमारे दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर नॉलेज नहीं घुसेगा, वो बुक में ही पड़ा रहेगा। मैं स्टडी मटेरियल दूंगा, पीडीएफ दूंगा, नोट्स भर के नोट्स लिख रहे हो, आपके मन के अंदर कुछ नहीं जा रहे हो तो कुछ फायदा नहीं है। तो मनन, जब आप मनन करते हो तभी नॉलेज आपके अंदर घुस जाता है, अपना होता है। ठीक है, श्रवण, मनन। निधिध्यासन, निधिध्यासन मतलब कॉन्टेम्पलेशन। जो भी आप सीख रहे हो, सीखने के बाद आप उसको तुलना करना चाहिए। मैं ये सीखा था, इन्होंने ये बताया, ये सही है या ये सही है? कंपैरिजन। जब आप कंपैरिजन करते हैं, आप और पढ़ते हैं। अरे मैं ये सीखा था, कपालभाति ये है, अनुलोम विलोम ये है, इन्होंने बताया अनुलोम विलोम है, कौन सा नॉलेज ठीक है, कौन सा नहीं है? तो आप क्या करते हैं? दूसरे गुरु के पास जाते हैं, तीसरे गुरु के पास जाते हैं। नहीं तो आप बुक खोलते हैं, पढ़ते हैं, आप रेफरेंस ढूंढते हैं, कौन सा ठीक है, कौन गलत है। तो ये हो गया निधिध्यासन। निधिध्यासन में देखिए, निधिध्यासन वर्ड में ही निधि, निधि मतलब क्या है? ट्रेजर। आप नॉलेज का ट्रेजर ढूंढ रहे हो, नॉलेज का मूल ढूंढ रहे हो, नॉलेज का सोर्स ढूंढ रहे हो, तब आपका क्या हो जाएगा? नॉलेज और मजबूत हो जाएगा। कोई आपको हिला नहीं सकता नॉलेज की तरफ। आप बोलेंगे ये देखो, ये बुक में ये रेफरेंस है, यही ठीक है। ऐसा क्या कैसे आएगा? पढ़ने से, स्वाध्याय। ठीक है, स्वाध्याय सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो 3 फेज है नॉलेज सीखने के लिए। पहला है श्रवण, दूसरा है मनन, तीसरा है निधिध्यासन। ठीक है, तो नॉलेज पाने के लिए तीनों जरूरत है। जब आप योगा सिखाते हो लोगों को, आपको पता चलता है कि वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, वो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन तीनों होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, योगिक काउंसलिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? टू ब्रिंग अबाउट द राइट विजन इन द लाइफ्स ऑफ द पेशेंट। देखिए, पेशेंट को हमेशा ये रहता है कि मैं सबसे ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये उनका दिमाग में होता है। उनको पता करना है कि क्या सही है या क्या गलत है। राइट चीज, राइट विजन दिखाना। एक रास्ते पे चलेंगे तो ठीक है, और उस रास्ते पे चलेंगे तो हानिकारक है। तो राइट विजन देना, राइट उद्देश्य देना, वो योगिक काउंसलिंग के द्वारा हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर मिजरीज बट वी नॉर्मली एट्रीब्यूट टू अदर्स। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, हम क्या करते हैं? उसके वजह से मेरे को ये हुआ, इसकी वजह से मेरे को ये हुआ। ये हमें पता करना है कि मेरे वजह से मेरे को ये हो सब हो रहा है। जो भी मुझे हो रहा है मैं जिम्मेदार हूँ, कोई और जिम्मेदार नहीं हो सकता। तब ये मन में बैठ गया, तब हमें पता चलेगा मुझे क्या ठीक करना है। देखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है दुनिया में या जिंदगी में, हम 2 चीज़ कर सकते हैं। उसको बदलो, अगर हो सके तो प्रॉब्लम को बदलो, नहीं तो अपने आप को बदलो। आप दोनों नहीं करोगे तो प्रॉब्लम दिन बर दिन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मेरे को कुछ भी हो रहा है, मुझे कुछ भी हो रहा है, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे ठीक करना है, नहीं तो उस प्रॉब्लम से दूर रहना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक मैं दूसरों को ब्लेम करता रहूँगा, उसके वजह से हो रहा है, उसके वजह से हो रहा है, उसके वजह से हो रहा है, प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, फिर बाद में आ गया हैप्पीनेस इज इनसाइड नॉट आउटसाइड। आनंदमय कोश हमारे अंदर है। हम क्या कर रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। खुशी को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, सुख को हम बाहर ढूंढ रहे हैं। जब तक हम बाहर ढूंढते रहेंगे सुख और खुशी और हैप्पीनेस को, हम इंद्रिय के पीछे भाग रहे हैं। आंख बंद, अभी क्रीड़ा योग के बाद आप इतना हंसे, इतना दौड़े, अब क्या किए? आंख बंद करके आपका आनंद महसूस हो रहा है, आनंदमय कोश का महसूस हो रहा है। आनंद किधर है?
अंदर है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। मुझे रसगुल्ला खाने से अच्छा लगता है, मुझे जामुन खाने से अच्छा लगता है, मुझे रसगुल्ला खाए तो भी आनंद मिलता है, नहीं, आनंद आपके अंदर है, रसगुल्ला एक चीज़ है बस, ठीक है। तो ये हमें दो चीज़ सीखना चाहिए, मैं ही जिम्मेदार हूँ सब कुछ प्रॉब्लम के लिए, और आनंदमय कोश मेरे अंदर है, बाहर नहीं ढूंढ सकता। ये चीज़ हमें याद होना चाहिए एग्जाम्पल के लिए, तभी योगी काउंसलिंग हो सकता है। नेक्स्ट, क्वालिटीज ऑफ ए काउंसलर। जो काउंसलिंग करते हैं, योगी काउंसलिंग या कोई भी काउंसलिंग करते हैं, उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए। पहला क्वालिटी है एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी में फर्क है। सिंपैथी मतलब क्या है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हम भी उसके साथ जुड़ जाएंगे और हमें लगेगा मुझे भी वो प्रॉब्लम है, हाँ जी, वो सिंपैथी हो गया। सोचिए ये रो रहा है, मैं भी उसके साथ बैठ के रोऊंगा, वो हो गया सिंपैथी। काउंसलर को क्या होना चाहिए, एम्पैथी। इसका डिफरेंस क्या है, अगर इनको कुछ प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। आपको समझ आना चाहिए क्या है उनका प्रॉब्लम, ये नहीं है कि तुम ही रो रहे हो मैं भी रो रहा हूँ तुम्हारे साथ बैठ के। ये हो गया सिंपैथी और एम्पैथी। डॉक्टर को भी एम्पैथी की जरूरत है, सिंपैथी की नहीं। अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हमें प्रॉब्लम को समझना चाहिए। प्रॉब्लम को समझना होता है एम्पैथी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आपको बता रहा है, आपको सुनना है, पहले सुनने के बाद वो प्रॉब्लम को समझना है, फिर बाद में सोल्यूशन ढूंढना। ये नहीं है कि मैं भी उसके साथ रहूंगा, मैं भी उसके साथ खुशी रहूंगा, ये नहीं होना चाहिए। सिंपैथी नहीं होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग, आराम से सुनो, शांत मन से उनका बात सुनो। बहुत लोग हैं जिसको कोई नहीं है बात करने के लिए, वो ढूंढते रहते हैं मैं किसके साथ बात करूं, किसके साथ शेयर करूं मेरा प्रॉब्लम। किसी के पास टाइम नहीं है, वो क्या करते हैं, अपने आप के अंदर सोचते हैं और डिप्रेशन में चला जाता है। अगर कोई मिल जाते हैं उनको प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, उनको इतना आराम मिलता है। उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए, उनको कोई एक चाहिए, मेरा प्रॉब्लम सुने, तुम सोल्यूशन मत दो, सिर्फ सुनो। सो काउंसलर का एक बड़ा चीज़ है सुनना। जब आप सुनोगे, अच्छे काउंसलर बनो। जब आप सुनोगे, अच्छे टीचर बनो। जब आप सुनोगे, अच्छे डॉक्टर बनो। सुनो, प्रॉब्लम बैठ के सुनो। वो कुछ भी बताएंगे, फालतू चीज़ बताएंगे, कुछ भी बताएंगे, सुनो बैठ के, टाइम दे दो। जब टाइम देंगे ना, आपके ऊपर विश्वास आएगा उनको, हाँ ये मेरा प्रॉब्लम सुन सकते हैं। फिर बाद में आपको विश्वास आएगा, आपके पास आएंगे सोल्यूशन के पास, फिर बाद आप योगा सिखाना। ये नहीं है कि आपको कुछ बता रहे हैं, आप उसको बीच में रोके नाड़ी शुद्धि करो, प्राणायाम करो, नहीं, सुनो पहली बार, ठीक है। तो एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। और जब बता रहे उनको सपोर्ट दे दो, हाँ अच्छा ये हुआ, क्या हुआ, फिर आपने क्या किया, तो प्रमोट करो उनको बोलने के लिए, ओपन अप करने के लिए आपको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। फिर हो गया नॉन जजमेंटल एटीट्यूड एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। जब कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं, उनको जज नहीं करना, अरे यार तूने क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जज नहीं करना, सिर्फ सुनना, कोई भी जजमेंट नहीं। आप न्यूट्रल होके सुन रहे हो, आप जज नहीं बन रहे हो, आप उनका पिता या माता नहीं बन रहे हो। जब आपका कुछ प्रॉब्लम है, आप जाके आपके पेरेंट्स को बताते हैं, वो क्या करते हैं, जज करते हैं, तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो जज बन रहे हैं। आप इधर जज बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सुन रहे हो, आराम से शांत मन से सुन रहे हो, तो जजमेंटल नहीं होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, जब वो लोग प्रॉब्लम बता रहे हैं आपको अपने आप का अवेयरनेस होना चाहिए। आप उनके साथ जुड़ के, आप उनके प्रॉब्लम के अंदर घुसना नहीं चाहिए, आपका सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। सिर्फ सुन रहे हो बस, उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, ठीक है। फिर बाद में हो गया पेशेंस होना चाहिए, आराम से सुनना चाहिए। फिर बाद में हो गया जेन्युइनिटी और ऑथेंटिसिटी, जो भी वो बोल रहे हैं वो ठीक है या गलत है या फालतू चीज़ बोल रहे हैं, ये आपको होना चाहिए। कोई भी आके कुछ भी फालतू चीज़ बोलता रहेगा, आपको सुनने बैठने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आपको ये जज करना है कि वो ठीक बोल रहा है या फालतू चीज़ बोल रहा है या सही में बोल रहा है, सही में वो प्रॉब्लम है या नहीं है, आपको ये पता करना चाहिए। जेन्युइनिटी एंड ऑथेंटिसिटी, फालतू बात नहीं सुनना है। फ्लेक्सिबिलिटी, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब भी आप आते हैं, मेरा प्रॉब्लम ये है, आपको ये नहीं बोलना है कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, बताओ, थोड़ा सुनो और बाद में उनको बोलो, देखो मेरा ये टाइम नहीं है, तुम कल 10 बजे आ जाओ, हम बात करेंगे। तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं बोलना कि आज मत आओ, क्यों आ रहे हो मेरे पास बार बार, ये नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ, ठीक है। उसके बाद आएगा ट्रस्टवर्दी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम बता रहा है, आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। ये नहीं है कि बताना है, देखो उन्होंने क्या बोला पता है कल, नहीं, स्प्रेड नहीं करना। कोई आपके पास आके कुछ बोल रहा है, मतलब आपके ऊपर ट्रस्ट हो रहा है,
आपको फैलाना नहीं है, आपके पास रखिए। दूसरे को कब तब बताना है जब आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। फिर बाद में जाके क्या बोलेंगे, आपके टीचर के पास जाके बोलेंगे, जो आपको ठीक लगा उनके पास जाके बोलेंगे एक पर्सन आया मेरे पास, उनको ये प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ। जब आपको हेल्प चाहिए तभी उसको बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है। कॉन्फिडेंशियलिटी रखना है, दूसरों को नहीं बताना है, क्योंकि एक ट्रस्टवर्दी पर्सनल चीज़ है। और है हो गया, नेक्स्ट स्लाइड। समझ में आ रहा है योगिक काउंसलिंग में क्या क्या होना चाहिए और काउंसलिंग में क्या होना चाहिए? ठीक है, नेक्स्ट हो गया योगिक काउंसलिंग। ये सब क्वालिटीज होने के बाद, ये सब सुनने के बाद, पेशेंस, एम्पैथी, ट्रस्टवर्दी, ये सब सुनने के बाद करेंगे योगिक काउंसलिंग। जब ये क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं होता है तो काउंसलिंग करने का कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, और प्रॉब्लम बिगड़ेगी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, योगिक काउंसलिंग का नोटिस द स्ट्रेस ट्रिगर्स। जो भी आपको प्रॉब्लम, अगर पेशेंट को डिप्रेशन है, पेशेंट को एंजाइटी है, पेशेंट को नींद नहीं आ रहा है, पेशेंट को भूख नहीं लग रहा है, जब वो आके आपके सामने बताएंगे मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, उनको पूछना है तुम्हारा प्रॉब्लम कितने साल से। अगर पेशेंट आपके पास आके बोला मेरे को नींद नहीं आ रहा, तो आपको सुनना चाहिए क्यों नींद नहीं आ रहा। वो बताएंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे और बोलेंगे आपको ये आपको पूछना चाहिए कि कितने दिन से ये हो रहा है। वो बताएंगे 15 दिन से हो रहा है। फिर आपको पूछना चाहिए कैसे शुरू हुआ। 15 दिन से पहले आप ठीक थे, फिर 15 दिन के बाद कैसे हुआ। फिर वो बताएंगे ये हुआ, फिर इसके बाद मेरे को नींद नहीं आ रहा। तो आपका प्रॉब्लम का ट्रिगर पता चला। ठीक है, हमें मूल रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ढूंढना है। ये नींद नहीं आ रहे मतलब उसको शवासन में बिठा के DRT मत दो, प्रॉब्लम का मूल ढूंढो, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ढूंढना चाहिए। रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम तब मिलेगा तब आप काउंसलिंग करोगे, बात करोगे। 15 दिन से पहले मेरे को कोई डांटे थे, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ बार बार, फिर नींद नहीं आ रहा है। 15 दिन से पहले प्रॉब्लम हुआ घर में, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ बार बार, फिर नींद नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम का ट्रिगर पता होना चाहिए। जब डायबिटीज़ होता है, जब हाइपरटेंशन होता है, क्यों ये हो रहा है, कुछ ना कुछ टेंशन रहेगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहेगा, कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम रहेगा। आपको ट्रिगर ढूंढना है, मूल रूट कॉज ऑफ द डिसीज आपको ढूंढना है। ये एक दिन में नहीं होगा। ये नहीं कि अगर एक नया बंदा आ गया बोल दिया मैं रूट कॉज ढूंढ ले, बार बार बात करने से कुछ दिन ले, कुछ लोग 15 दिन ले लेंगे, कुछ लोग महीने ले लेंगे, कुछ लोग 2 दिन में हो जाएगा। डिपेंड्स, इंडिविजुअली डिपेंड्स। अगर इनको कुछ प्रॉब्लम है, मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ, ये तुरंत नहीं बोल देगा मुझे कि ये मेरे इसलिए इसके वजह से मेरे को हो रहा है। बार बार बात करने से 15 दिन के बाद बोलेंगे हाँ इसके वजह से मेरे को ये हो रहा है। अगर मैं उनके साथ बात करूंगा वो बता देंगे, तुरंत बता देंगे देखो मेरा प्रॉब्लम था, ये हो रहा था इसलिए मेरा हो रहा है। ठीक है, डिपेंड करेगा लोगों के बीच में। ठीक है, इट डिपेंड्स हाउ व्हेन पीपल ओपन अप टू यू, यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू गिव पेशेंस। अच्छे से सुनना है, शांत मन से सुनना है। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट गिव रेफरेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स। सो योगिक काउंसलिंग में एक बहुत बड़ा ये चीज़ है, जो भी प्रॉब्लम बता रहा है उसका सोल्यूशन सब हमारा स्क्रिप्चर्स में, उपनिषदों में है, भगवद गीता में है, योग वशिष्ठा में है। अगर आप भगवद गीता एक टेक्स्ट बुक ले लिए, सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस बुक में है। तो स्क्रिप्चर में जो बताया गया सोल्यूशन को आप रेफर करना है। देखो ये प्रॉब्लम था, अर्जुन को भी ये प्रॉब्लम था, उन्होंने क्या किया, ये सब किया, आप भी ये सब ट्राई करो, आपको भी ठीक हो जाएगा। नहीं तो उनको एक श्लोका दे दो, ये श्लोका बार बार पढ़ते रहो, मनन करते रहो, रिवाइज करते रहो। वो श्लोका जब पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा। तो हमारे टेक्स्ट बुक में जो है, हमारे उपनिषदों में जो है, हमारे कथाओं में जो है, देखो सारा हमारा उपनिषदों कथा है। नचिकेत और यमराज के बीच में जो संवाद है, ठीक है, पिप्पलादा और मतलब 6 पीपल के बीच में जो संवाद है, भृगु और वरुण के बीच में जो संवाद हुआ, अष्टवक्र के बीच में जो संवाद हुआ, इस संवाद के रूप में प्रॉब्लम और सोल्यूशन है। हमें इनका जानकारी होना चाहिए, तभी आप काउंसलिंग कर सकते हो। जब तक आप स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ोगे आप सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाओगे। रोज़ एक ना एक स्क्रिप्चर पढ़ो, जाके खरीदो, PDF मिल जाएगा आपको, लेक्चर्स मिल जाएगा, रोज़ सुनो कुछ, रोज़ आपको एक लेक्चर सुनना है, किसी टॉपिक के बारे में एक लेक्चर सुनिए, किसी ना बुक पढ़िए, रोज़ भगवद गीता के एक श्लोका पढ़ लीजिए, ताकि आपको भी नॉलेज जाएगा। आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या काउंसलिंग करेंगे? सिर्फ उनके प्रॉब्लम सुनेंगे और बोलेंगे और बेच देंगे। क्या सोल्यूशन दिए उनको? कुछ सोल्यूशन है, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। रोज़ पढ़ना चाहिए, इसलिए स्वाध्याय कहाँ आता है? स्वयं का अपना नहीं, ये कहाँ आता है? स्वाध्याय, यम और नियम। पतंजलि ने बताया स्वाध्याय बहुत जरूरी है। स्वाध्याय यम है या नियम है? यम है या नियम है?
नियम शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान स्वाध्याय सेल्फ स्टडी रोज पढ़ना सेल्फ स्टडी मतलब दो चीज होते हैं स्क्रिप्चर्स पढ़ना और अपने आप को समझना पहले अपने आप को समझो रोज 10 मिनट आंखें बंद करके बैठो मैंने जो कुछ भी किया इस दिन भर मैंने क्या किया क्या गलत हुआ क्या सही हुआ जो गलती हुआ उसको ठीक कैसे करो अपने आप को समझो अपने आप को समझने के लिए स्वाध्याय बोलते हैं और स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए भी स्वाध्याय बोलते हैं दो तरीके के स्वाध्याय स्क्रिप्चर्स को पढ़ना और नॉलेज पाना और अपने आप को समझना आप जितना अपने आप को समझते हो दूसरे को आसान से समझ सकते हो अंडरस्टैंड योर सेल्फ इट विल बी ईजी फॉर अंडरस्टैंडिंग अदर्स समझ में आ गया स्वाध्याय की जरूरत है ठीक है सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू योगिक टेक्स्ट योगा में जो बताया गया सोल्यूशन और स्क्रिप्चर्स वेदों में पुराणों में उपनिषदों में शास्त्र में महाभारत में रामायण में क्या सोल्यूशन बताया सब चीज का सोल्यूशन है महाभारत का एक ऐसा बड़ा चीज है महाभारत कौन लिखा महाभारत को वेद व्यास ने बताया महाभारत से पहले श्लोक में यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् इसका मतलब क्या है जो कुछ भी इस दुनिया में चलता है सब कुछ महाभारत के अंदर है ये नहीं है दुनिया में ये नहीं चलेगा जो महाभारत के अंदर नहीं है यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् इसका मतलब है दुनिया में जो कुछ भी चलता है जो कुछ भी चलेगा आगे सब महाभारत के अंदर है महाभारत के अंदर ये नहीं है जो दुनिया में चलता है सो महाभारत के अंदर पूरा है आपको महाभारत को आप ऐसा मत समझिए दो फैमिली के बीच में झगड़ा है ये महाभारत नहीं है दो फैमिलियों के बीच में झगड़ना महाभारत नहीं है उसके आगे देखो वो लौकिक है दो फैमिली के बीच में झगड़ा हुआ कौरव और पांडवों में झगड़ा हुआ प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हुआ ये बहुत सुपरफिशियल है बहुत सुपरफिशियल आपके अंदर जाके घुसना है तभी आपका महाभारत का एसेंस पता चलेगा महाभारत क्या बोलना चाहता है वो पता चलेगा भगवत गीता कहाँ है महाभारत के अंदर भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है ठीक है ये आपको समझना चाहिए ठीक है तो स्ट्रेंथन विज्ञानमय कोश को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने बताया यौगिक काउंसलिंग बताया फिर क्या बताया ज्ञान योग बताया तो यौगिक काउंसलिंग और ज्ञान योग में एक निरंतर होना चाहिए स्वाध्याय सेल्फ स्टडी रोज पढ़ना आप जब सोते हो बेड के पास एक बुक रखो सोने के पहले 10 मिनट पढ़ लो नहीं तो लेक्चर सुनो कुछ ना कुछ रोज एक ना एक चीज नया सीखना है जो भी आप सीखेंगे एक बुक में लिखो एक सेंटेंस में मैंने ये सीखा आज ठीक है ये निरंतर स्वाध्याय होना चाहिए स्वाध्याय नहीं होगा तो हम क्या हो जाएगा हमारा दिमाग सड़ जाएगा ये अरे यार बहुत सीख लिया मैं जिंदगी में अभी मैं नहीं सीखूंगा नहीं मरने से पहले भी सीख सकते हो आप ये सोचो आप 99 ईयर्स हो कल मर रहे हो आप भी कुछ सीख सकते हो देखिए नॉलेज एक बहुत बड़ा चीज है नॉलेज विद्या दान कितना इंपॉर्टेंट है सबसे बड़ा दान क्या है दुनिया में क्यों जितना बांटोगे उतना ही होता है चोरी नहीं होता है ये चोरी नहीं होता है क्लैप आपके पास जितना भी प्रॉपर्टी हो आपके पास जितना भी पैसा हो आपके पास जितना कुछ गोल्ड हो क्या हो सब छीन लेंगे विद्या कोई नहीं छीन सकता ये विद्या एक ऐसा चीज है जो आपको अगला जन्म में भी याद आएगा आप ये सुने होंगे 5 साल का बच्चे भगवत गीता याद है उनको 5 साल का बच्चे को तबला आ रहा है कैसे आ रहा है वो पिछले जन्म में का फल है ठीक है अन्नदानम परम दानम विद्यादानम अतः परम अन्नदान सबसे बड़ा दान है जो खिलाते हो दूसरे लोगों को सबसे बड़ा दान है अन्नदानम परम दानम विद्यादानम अतः परम विद्यादान अन्नदान से बड़ा है क्यों अन्नेन क्षणिका तृप्ति ही यावत जीवन च विद्यायात आप आज अन्नदान कर दिया कल उनको भूख लगेगा है ना अन्नदान आज सुबह किया अन्नदान दोपहर को उनको भूख लगेगा आपको फिर से अन्नदान करना पड़ेगा दोपहर को अन्नदान किया फिर से रात को अन्नदान करना पड़ेगा विद्यादान एक ऐसा चीज है आप एक बार खिला दो वो भर जाएगा जिंदगी के लिए भर जाएगा आपको बार बार खिलाने की जरूरत नहीं है अन्नदानम परम दानम सबसे परम दान है अन्नदान सो अन्नदान से भी श्रेष्ठ दान है विद्यादानम अतः परम अन्नेन क्षणिका तृप्ति ही यावत जीवन च विद्यायात हम जो भी सीखते हैं जिंदगी में हम मरने से पहले दूसरों को सिखा के मरना चाहिए विद्या हमेशा नहीं मरेगा वी शुड नॉट डाई विथ नॉलेज ठीक है आपको मरने से पहले आप सारा विद्या को दान दे दो फिर बाद में मरो भीष्माचार्य जब सो रहे थे शरशयन पे शर पे सो रहे थे वो इच्छा मरणी कृष्ण भगवान सूर्य को देख रहे
मतलब सनसेट को देख रहे हो, कृष्ण भगवान बहुत बहुत सैड है। अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण भगवान को, क्यों इतना सैड हो? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं आज सनसेट हो रहा है। अर्जुन हंस के बोल रहा है सनसेट तो रोज होता है, इसमें क्या बड़ी बात है, कल आ जाएगा। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं आज जो सनसेट हो रहा है फिर से वो सन नहीं आएगा। वो इनडायरेक्ट वे पे बोल रहे हैं अगर भीष्माचार्य ने मर गया उसका नॉलेज भी उसके साथ मर जाएगा। अभी उनके पास जाना है, वो जो भी नॉलेज देगा हमें लेके आना है। फिर कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को लेके गए भीष्माचार्य के पास। युधिष्ठिर बोल रहे हैं मैं कैसा हूँ उनके पास, मैं इतना तीर मार दिया, अभी उनके सामने जाके कैसे बैठूँ? कृष्ण भगवान बोले मेरे पास आओ, मेरे साथ आओ, मैं उनको मैं लेके जाऊँगा उनके पास। और उनके पास बिठाया। जो कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर और भीष्माचार्य के बीच में जो संवाद हुआ वो बहुत बड़ा ज्ञान है। युधिष्ठिर पूछता है कि को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः, सबसे बड़ा धर्म कौन है? को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः किम जपन्मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्, क्या करने से मैं जन्म संसार से क्या करने से मैं जन्म संसार से बाहर आ सकता हूँ? कौन सा बड़ा धर्म है? सबसे बड़ा धर्म कौन है? एक प्रश्न युधिष्ठिर भीष्माचार्य को पूछ रहा है। जब भीष्माचार्य उत्तर देंगे, कहाँ उत्तर दे रहे हैं? शरद शयन पे, खून बाहर आ रहा है, तब हम वो उत्तर देंगे। देखिए नॉलेज बहुत बड़ा चीज़ है, नॉलेज बहुत बड़ा चीज़ है। अगर नॉलेज गया तो गया जिंदगी के लिए, ठीक है? तो नॉलेज विद्यादान होना चाहिए। जो भी आप सीख रहे सिखाओ दूसरों को, ठीक है? जो भी आप नहीं सीखे हो सुनो, ठीक है? जो भी नॉलेज दे रहे सुनो, गुड लिजनर बनो। नॉलेज एक बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है? ये हो गया स्वाध्याय और ज्ञान योग, ठीक है? नेक्स्ट है, फिर आ गया योगिक काउंसलिंग, अंडरस्टैंडिंग द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ उपनिषद इम्प्लीमेंटेशन इन डेली लाइफ। जो उपनिषद हमें बता रहे हैं, क्या उपनिषद क्या बोलना चाहते हैं? क्या नचिकेत और यमराज के बीच में संवाद हो गया, उससे क्या फायदा? नचिकेत एक छोटा बालक है, 5 साल का बालक। नचिकेत का पिता क्या करते हैं? सब कुछ दान देते हैं, सब कुछ दान दे रहे हैं, सब कुछ दान दे रहे हैं। नचिकेत देख रहे हैं उनके पिता को, आज ये दान हो गया, प्रॉपर्टी दान हो गया, पैसा दान हो गया। नचिकेत आके पूछते हैं उनसे पिता से, तुम सब कुछ दान दे रहे हो, मुझे किसको दान दोगे? whom will you give me? मुझे किसको दान दोगे? जब उनके पिता ने बोला मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ, तब नचिकेत मृत्यु होता है और यमराज के पास जा रहा है। तब यमराज और नचिकेत के बीच में हुआ संवाद है कठोपनिषद, ठीक है? सुनो कठोपनिषद, बहुत अच्छा है। नचिकेत बहुत प्रश्न पूछता है यमराज से। देखिए छोटा 5 साल का बालक यमराज से प्रश्न पूछ रहा है, कितना हिम्मत होना चाहिए, ठीक है? यमराज उनको अच्छे से समझाता है क्या असली जिंदगी क्या है, असली नॉलेज क्या है, आत्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, सब समझा रहे हैं। तो हमें सुनना चाहिए कि उपनिषद क्या बोलना चाहते हैं। इतना बड़ा उपनिषद है, 108 उपनिषद, उनमें 10 मुख्य उपनिषद है। ईशके न कट प्रश्न मुंड मांडुक्य सिद्धरि ऐतरेयं च चांदोग्य बृहदारण्यकम तथा, ये दशोपनिषद है। ये दशोपनिषद क्या बोलना चाहते हैं? बहुत नॉलेज है इसके अंदर। रोज मैंने आपको उपनिषद गंगा के बारे में बताया ना, कितने लोग जाके एटलीस्ट सर्च किए यूट्यूब के अंदर? 1 2 3। आप रोज जब शाम जाते हो घर, टीवी में लगा दो उपनिषद गंगा, बच्चों को बिठा के आप उनको दिखाओ। कार्टून से देखने से अच्छा है उपनिषद गंगा देखो। उपनिषद गंगा एक ड्रामा जैसा है, वो संवाद होता है, एक्टिंग होता है, गाना होता है, वो समझाते हैं उपनिषद के अंदर क्या हो रहा है। तो उपनिषद हमें बोलना क्या चाह रहा है, हमें वो समझना चाहिए, ठीक है? और इम्प्लीमेंटेशन उपनिषद क्या, उपनिषद जो बोल रहे हैं हमको रोज जिंदगी में एक ना एक चीज इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये योगिक काउंसलिंग के अंदर आता है। जब आप उपनिषद पढ़ते हो तब आपको जो कोई भी प्रॉब्लम बताएंगे आप उनको सोल्यूशन दे पाएंगे, ठीक है? इसके लिए नॉलेज की जरूरत बहुत है। नेक्स्ट, फिनिश ना? ओके। तो ये सब योगिक काउंसलिंग में आता है। योगिक काउंसलिंग में हमें समझना चाहिए प्रॉब्लम की मूल कहाँ है। जो भी हमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो रहा है, प्रॉब्लम की मूल कहाँ है, ये भी भगवत गीता में बताया गया है, ठीक है? भगवत गीता में मैंने बोला पंचकोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। इसमें प्रॉब्लम का उगम कहाँ है? मनोमय कोश। कैसे उगम होगा प्रॉब्लम मनोमय कोश के अंदर? नहीं, विज्ञानमय का ब्रेक फेलियर हुआ ना। ब्रेक फेलियर क्यों हुआ? मन विचलित हो गया। मन क्यों विचलित हो गया? अन्नमय की वजह से नहीं। मन विचलित क्यों हो गया? हाँ, मन स्थिर क्यों नहीं है? अज्ञान और अविद्या क्यों आया? इसका रीजन बताया गया भगवत गीता में। मैं आपको 2 श्लोक बताता हूँ।
ध्यायतो विषयान् पुंसः, मेरे बाद दोहराइए, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये वर्ड समझो, बुद्धिनाशः। बुद्धिनाश मतलब क्या है? ब्रेक फेल्योर। विज्ञान में आपका काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? ये रीजन बताया गया भगवत गीता। देखो, मैं इतना श्लोक बता रहा हूँ भगवत गीता के अंदर, आपको रोज पढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ध्यायतो विषयान् पुंसः। विषय मतलब हमारा इंद्रिय विषय। ये देखो एक चीज है, मोबाइल। ध्यायतो मतलब ये मोबाइल के ऊपर मेरा ध्यान, पूरा मेरा मोबाइल के ऊपर ध्यान। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जिस चीज के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। ये मेरा मोबाइल, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मोबाइल के प्लेस में कोई आदमी हो सकता है, मोबाइल के प्लेस में कुछ भी चीज़ हो सकता है। जिससे ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं उसके हम ज्यादा जुड़ जाते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। इसके ऊपर मेरा संग हो गया। संगात् संजायते कामः। इसके अंदर मैं जुड़ गया, उसके साथ क्या हो गया? इसके ऊपर मेरा डिजायर बढ़ गया। काम मतलब डिजायर, इच्छा। मेरा इच्छा ज्यादा हो गया इस मोबाइल के ऊपर, मेरे पास होना चाहिए। अगर ये मोबाइल को कोई छू लिया मेरे को गुस्सा आएगा। कामात् क्रोधो भी जायते। अगर मोबाइल को कुछ हो गया, अगर बैटरी खत्म हुआ, क्या हो जाएगा? चार्जर कहाँ है? चार्जर कहाँ है? मेरा मोबाइल बंद हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। चार्जर नहीं मिल रहा है, डांटोगे, मेरा चार्जर यहाँ था, कहाँ रख दिया? है ना? कोई कॉल आएगा, मुझे गुस्सा आ रहा है। जितना संग बढ़ेगा उतना काम बढ़ेगा, डिजायर बढ़ेगा। जितना डिजायर बढ़ेगा उतना क्रोध बढ़ेगा। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। जब आप गुस्सा हो जाते हो, कुछ भी चीज के बारे में नहीं सोचते हो, है ना? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। आपका स्मृति विभ्रम हो जाए। स्मृति मतलब क्या है? मेमोरी। आपका मेमोरी कम हो जाता है। क्रोध ज्यादा हो गया मतलब मेमोरी कम हो जाती है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशः। जब हमारा मेमोरी घट गया, हमारा विद्या भी घट गया। विद्या कहाँ है? मेमोरी के अंदर। हम जो भी आज पढ़ रहे हैं, सब लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, सब मेमोरी के अंदर जा रहे हैं ना। जब मेमोरी घट जाता है क्या हो जाता है? विद्या अविद्या में बदल जाता है। हमें सब कुछ पता है, हम सब भूल जा रहे हैं। हमें पता है कि क्या अच्छा है, क्या गलत है, फिर भी हम गलत चीज करते हैं। ठीक है? क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। तब बुद्धि का नाश हो जाता है, ब्रेक फेल्योर हो गया। अभी मनोमय कोशा को पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, तो मनोमय कोशा भटक जाता है, बंदर के तरह कूद जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब मनोमय कोशा भटक गया, क्या हो गया? मनोवेगा, स्ट्रेस आ गया, मन तेज से भाग रहे हैं, उसके साथ प्राण भी भाग रहे हैं, उसके साथ अन्नमय कोशा में डैमेज हो। देखो, एक बताया गया पैथोफिजियोलॉजी ऑफ साइको इलनेस इज टोल्ड इन भगवत गीता। ये हमें याद रखना। ठीक है? दुर्योधन का क्या लक्षण है, क्या गुण है? दुर्योधन कौन है? दुर्योधन कौन है? कौरवों का किंग। उनका क्या गुण है? दुर्योधन का क्या मेन गुण है? देखिए, दुर्योधन और पांडवों, कौरवों और पांडवों एक ही गुरु के अंदर पढ़े ना, एक ही गुरुकुल में गए। क्यों कौरवों गलत रास्ते पे चूज किए और पांडव सही रास्ते चूज किए? एक ही गुरु है, एक ही स्कूल में सीखे हैं। ये सुनिए, आप एक ही आदमी से पढ़ रहे हो, ये जाएंगे सही रास्ते पे, ये जाएंगे गलत रास्ते पे। क्यों ऐसा हो रहा है? जो है वो जिद करता था और उसकी जिद पूरी की जाती थी। जिद पूरी की जाती थी। दुर्योधन का ये लक्षण है। वो बोलता है कृष्ण भगवान, कृष्ण जाके पूछता है दुर्योधन से, पहले कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले जाके पूछता है, देखो दुर्योधन, ये सही है, गलत है, तुम्हें युद्ध करना है या नहीं करना? फिर वो बोलेगा मैं युद्ध करना चाहता हूँ। फिर दुर्योधन का ये लक्षण है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूँ क्या गलत है, मैं जानता हूँ क्या धर्म है, मैं जानता हूँ क्या अधर्म है, फिर भी मैं अधर्म ही चूज करता हूँ।
वो दुर्योधन। आप जानते हो कि सुबह जल्दी उठना ठीक है, आप जानते हो फास्ट फूड खाना अच्छा नहीं है, आप जानते हो क्लास में सही टाइम पे आना अच्छा है, आप जानते हो कि रोज पढ़ाई करना अच्छा है, फिर भी आप नहीं करते। जो धर्म है और जानते हो, जो अधर्म है वो भी जानते हो, फिर भी आप अधर्म का रास्ता चूज करते हो। क्यों? हमारे अंदर दुर्योधन बैठा है ना। आप दुर्योधन को पांडवों से रिप्लेस करना है। पांडवों का लक्षण क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, धर्म, ये सब पांडवों का लक्षण है। हम महाभारत कुरुक्षेत्र में नहीं गया हुआ, रोज हमारे अंदर हो रहा है। महाभारत रोज हमारे अंदर है, कौरव भी हमारे अंदर है, पांडव भी हमारे अंदर है। आप किसको सुनोगे? आपको, आपके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, ये बोलने के बाद मैं योगिक काउंसलिंग का टॉपिक, कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स है, आप पूछ सकते हैं।